So good morning and welcome everyone to the Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So आज है वेडनेसडे एंड डेट है 16 मार्च. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स के पूरे एनालिसिस को. बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक टाइम्स की तो ये आपको नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर ये आपको अपलोडेड मिल जाएगी. इसके अलावा द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड ये 3 पीडीएफ में डेली बेसिस पे अपलोड कर देता हूँ, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अलावा जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एनालिसिस कवर करता हूँ, इसी तरीके से द मिंट एक न्यूज़पेपर है. अगर आपको उसका एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए एक और दूसरा चैनल है, उसके ऊपर आप उसको देख सकते हैं. उसका लिंक नीचे दिया हुआ है. उसके भी ऐसे एनालिसिस रहता है पूरा, और प्रॉपरली पूरे यूट्यूब के अगर आप ऊपर देखेंगे तो सिर्फ वही कवर करते हैं मिंट के एनालिसिस को. तो उसके लिए आप उसको देख सकते हैं, नीचे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. 75% ऑफ CEOs सी मॉडरेट और नो इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन इकोनॉमी. तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, आपको ऊपर हेडिंग दिखेगी ईटी पोल. तो ईटी पोल मतलब होता है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने एक पोल कंडक्ट कराया है, जिसके अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे. उन्होंने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक सर्वे की फॉर्म में आंसर किया है. तो पहले अगर हम देखें पार्टिसिपेंट्स कौन है, तो आपको हेडलाइन से भी थोड़ा नोटिस मिलेगा कि CEOs यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है. तो 40 टॉप कंपनीज के CEOs के साथ ही इन्होंने ये पूरी सर्वे कंडक्ट कराई है. उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे सारे रिजल्ट्स दिखाए. तो इसको हम कवर करेंगे. तो ये चीज़ इसके अंदर पहली लाइन पढ़ते हैं बारी के लिए. 3/4 ऑफ CEOs एंड बिजनेस लीडर्स पोल्ड इन एन ET सर्वे सी मॉडरेट और नो इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. तो ये तो पहली हाईलाइट हुई. इसमें पहली हाईलाइट है जिसके अंदर इन्होंने बहुत बता रखा है कि 75% से ज़्यादा CEOs को ऐसा लगता है कि ये जो वॉर मतलब ये जो रशिया यूक्रेन का पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इससे इंडिया के ऊपर मॉडरेट और नो इम्पैक्ट रहा. तो ऐसी बहुत सारी हाईलाइट्स अभी इस वाले जो मेन इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है यहाँ से देखते हैं. तो पहली हाईलाइट हमने कवर कर लिया है. व्हाट इम्पैक्ट विल द वॉर हैव ऑन द इंडियन इकोनॉमी. तो आपको देखिएगा यहाँ पर मॉडरेट इम्पैक्ट 67.5% ने बोला है, और नॉट मच इम्पैक्ट आपके 7.5% लोगों ने बोला है, जो कि मिल के आपके 75% बना देते हैं. तो वही चीज़ उन्होंने फर्स्ट न्यूज़ में और हेडलाइन में रेफर करी है. आगे चलें तो GDP ग्रोथ से रिलेटेड ही हाईलाइट है. व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिया GDP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023. तो यहाँ पे आपको देखिएगा एवरेज लोगों ने या मैक्सिमम लोगों ने 8 to 9%, 7 to 8% इस ब्रैकेट में ही फॉल करते हुए अपने आंसर्स दिए हैं. तो ये इनका एक्सपेक्टेशन है. आगे चले तो व्हाट काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ डू यू एंटिसिपेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023. तो यहाँ पर टॉप लाइन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझने वाली बात है. तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ये दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ऑपरेशन के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर. तो इसके अंदर टॉप लाइन का मीनिंग होता है सेल्स या फिर रेवेन्यू, जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू कितना बन रहा है, सेल्स कितनी हो रही है, वो आएगा इसके अंदर. और बॉटम लाइन का मीनिंग होता है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट की थोड़ी एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस रहता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज. इसीलिए उन्होंने सेल्स की बात यहाँ पर की है सभी CEO से, ताकि कॉमन फिगर ये ड्राइव कर सकें. तो टॉप लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ओवर 15%, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बोला है 52% लोगों ने 15% से ऊपर की ग्रोथ एंटिसिपेट की है नेक्स्ट ईयर में. आगे चले तो शुड गवर्नमेंट रिलैक्स इज फिस्कल टारगेट टू सपोर्ट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं. बेसिकली ये व्हाट टू चूज़ वाली प्रॉब्लम को दर्शाता है. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ व्हाट टू चूज़ वाली प्रॉब्लम. इसके अंदर आपके डिलेमा रहता है आपका कि गवर्नमेंट जो है कहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर करे मनी का. जो गवर्नमेंट ने बजट प्रपोज किया था उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, हम ये एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चले थे कि ये रशिया का पूरा वॉर हो जाएगा या फिर कुछ भी होगा. तो हमने जो वॉर मतलब एक इकोनॉमी थी उसके ऊपर हमने एक्सपेंडिचर करने का नहीं सोचा था इस वे में कि हम इस चीज़ को हमें कंसोलिडेट करना पड़े. कंसोलिडेट करना होता है मतलब सपोर्ट करना, यानी कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होंगी, खासकर पब्लिक इंडस्ट्रीज़, जिनको आज के टाइम पे इस वॉर की वजह से सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी एक्स्ट्रा. तो उसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो ऐसे टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनका हमने बजट नहीं बनाया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे थे. तो उसकी वजह से जो हमने बजट बनाया था उसके साथ ही हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और इसको पूरा इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर बहुत कम सपोर्ट करना चाहिए, या फिर हमें ऐसी चीज़ें जैसे कि आपका डेट है, जो गवर्नमेंट का डेट है उसको कम करने की बात, या फिर इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में. अगर आपको पता हो तो 6.09% रिटेल इन्फ्लेशन चल रहा है. हमने कल ही देखा था, कल ही रिपोर्ट आई थी. तो फरवरी मंथ का मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. तो ये ऊपर भी जा चुका है RBI वाली लिमिट से. तो हमें इस चीज़ों को कंट्रोल करने में पैसा एक्सपेंडिचर अभी करना चाहिए रुक के बीच में, या फिर नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन है. तो इसके अंदर 70% लोगों ने बोला है कि कंसोलिडेशन अभी करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए यहाँ पर, और 30% लोगों ने बोला है कि नहीं अभी ये प्रोफली गैसी मतलब यही कंसोलिडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कॉस्टली पड़ जाएगा, हमें अभी ग्रोथ पे कंटिन्यू रहना चाहिए.
फिफ्थ वाली हाईलाइट पर चले तो विल योर इनपुट कॉस्ट राइज बिकॉज ऑफ द वॉर। तो यहाँ पर बोला ही गया है बेसिक है कि उनकी कॉस्ट यानी कि उनकी इंडस्ट्री पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके वॉर की वजह से। जैसे अगर कोई ऑयल इंडस्ट्री के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगी यहाँ पर। बट अगर कोई किसी और अनरिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर है, हालांकि आजकल ज़्यादा कोई इंडस्ट्री अनरिलेटेड रह नहीं जाती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, पर मान लेते हैं कोई कोई टेक कंपनी से है, कोई टेक कंपनी का सीईओ था इसके अंदर, तो उनकी इनपुट कॉस्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी एवरेज बीच में ही रहा है, 5 to 10%, 10 to 15% के बीच में आपका एवरेज सर्वाइव कर रहा है, और ये सब बता रखा है कि कितनी कितनी कॉस्ट बाकी कंपनीज में बढ़ेगी। आगे चले तो लास्ट हाईलाइट है, डिड यू सी अ राइज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यू ऑफर ड्यू टू द डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस की बात थी फिफ्थ हाईलाइट में, ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस में आपका कितना इंक्रीज देखने को मिला है अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो मेजोरिटी फिगर यहाँ पे भी अगेन बीच में, या मैं कहूँ तो ऊपर ही लाई करती है 0 to 5% में, यानी कि ज़्यादा कोई बड़ा इंक्रीज सेलिंग प्राइस में नहीं देखने को मिला है। और अगर आप इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करेंगे कि एवरेज जो इंक्रीज था कॉस्ट में वो आपका 37.5% और 17.5% लोगों ने 5 to 10% टू 10 to 15%, यानी कि अगर हम एवरेज पकड़ के देखें तो 10% के आसपास आपका एवरेज प्राइस बढ़ा है। और जो एवरेज सेल वैल्यू है वो आपकी लगभग 5% से बढ़ी है अगर हम IS के सिनेरियो पकड़ के चलते हैं। तो इसमें भी आपका 5% के आसपास का मार्जिन में रिडक्शन हुआ है। तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में हो सकता है इकोनॉमी में देखने को मिले। आगे चलते हैं, अमेजॉन बैक इन सुप्रीम कोर्ट एज स्टॉक विद फ्यूचर फेल। तो ये आपकी न्यूज़ है आपकी अमेजॉन और पूरे फ्यूचर रिटेल के केस से रिलेटेड। इसके अंदर बेसिकली आपको थोड़ा बैकग्राउंड पहले समझना होगा। इसके लिए बैकग्राउंड में मैंने काफ़ी बार पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको यहाँ पर मैं एक आर्टिकल दिखाता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इसके अंदर पूरा इसका टाइटल ही है डिकोडिंग द मल्टी लेयर्ड अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस लीगल ड्रामा। तो इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको ब्रेक डाउन करा हुआ है। हालांकि मैं अभी जो आपको मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। पहला मेन पॉइंट है इसके अंदर कि एक पॉइंट ऐसा था जिसके अंदर जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड अगर आपको नहीं पता तो जो बिग बाज़ार वाले स्टोर्स होते हैं वो पूरी चेन इन्हीं की है। तो जो ये बिग बाज़ार ही कह सकते हैं एक तरीके से, इनका मेन बिजनेस भी बिग बाज़ार पे ही है। तो बिग बाज़ार ने क्या किया था, एक टाइम पर अमेजोन से लोन लिया था और मतलब अपनी इक्विटी सेल करके, पहले वो लोन था फिर उसको बॉन्ड में कन्वर्ट करा के इक्विटी सेल कर दी थी उसके बदले में। तो यहाँ पर उन्होंने 49% अपनी इक्विटी सेल कर दी थी अनलिस्टेड एंटिटी की। अनलिस्टेड एंटिटी मतलब होता है कि जो पब्लिकली शेयर उसके ट्रेड नहीं करते थे। तो उसका नाम है फ्यूचर कूपन्स। और ये फ्यूचर कूपन्स क्या है, तो फ्यूचर कूपन्स या फिर फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड FCPL, ये फ्यूचर रिटेल लिमिटेड FRL की पेरेंट कंपनी है। तो ये पेरेंट कंपनी में के साथ अमेजोन ने डील कर दी थी और 49% उनके शेयर्स को खरीद लिया था। तो उसके लिए जो प्राइस था उसका वो 1400 करोड़ था, उससे ज़्यादा फर्क डील में खास नहीं पड़ता है। बट इसमें हुआ क्या था, अमेजोन ने इसके बाद एक क्लॉज डाल दिया था राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज़ल का। इसमें बेसिकली होता ये है कि अमेजोन ने बोला था कि किसी को भी आप अपनी कंपनी का बाकी स्टेक जो है सेल नहीं कर सकते, और फ्यूचर रिटेल जो उसकी सब्सिडरी है फ्यूचर कंपनी कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड की, उसके भी कोई एसेट आप किसी कंपनी को सेल नहीं कर सकते हमसे पूछे बिना या फिर हमें पहले ऑफर दिए बिना। हम अगर रिजेक्ट कर देते हैं और आपका जो कंपनी है उसको अप्रूव कर देते हैं तो आप वो दे सकते हो। इसके अंदर जो मेजर कंपनी से जो इन्होंने मना कर दिया था शुरू में, उसके अंदर आती हैं आपकी रिलायंस, वॉलमार्ट, गूगल, सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा, ये सब आप देख सकते हैं, बाकी कंपनीज भी हैं इसके अंदर। उसके बाद हुआ क्या कि फ्यूचर को बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, उनका इंडिया में बिजनेस ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के बहुत ही पास चला गया था। तो उसकी वजह से CCI के साथ उन्होंने एक एक्विजिशन का प्लानिंग किया। एक्विजिशन मतलब उनको रिलायंस अक्वायर कर लेगा, जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड वाली कंपनी है। तो इसके ऊपर अमेजोन ने अपना केस डाल दिया। तो उसकी वजह से बहुत सारा ऐसा केस लीगल बायस चला। अगर आप हर इस पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर ये केस ट्रैवल कर चुका है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट, फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट, फिर SIAC जो कि सुप्रीम सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है, जिसके अंदर केस आज की डेट में चल रहा है। आपको दिखेगा दिल्ली हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होगा, द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आपको SIAC दिखेगा। तो इसके अंदर बेसिकली ये सब हुआ। अब उसके बाद आज की डेट में क्या चल रहा है, तो आज की डेट में क्या हुआ था थोड़े टाइम पहले, और मैं बताता हूँ एक और बात कि थोड़े टाइम पहले सुप्रीम जो सिंगापुर की कोर्ट है उसके अंदर बोल दिया गया था कि अमेजोन और फ्यूचर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले। क्योंकि अगर आप बेसिक लॉजिक देखेंगे तो बेसिक लॉजिक से अमेजोन का केस पूरा बहुत ही सॉलिड बनता है, क्योंकि अमेजोन के पास ये लीगल राइट है कि वो मना कर सकते थे। बट फ्यूचर का केस थोड़ा सा ऐसे सस्टेनेबल टाइप बनता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और उनकी पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट से बड़ी बात है
इसके लिए हमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक भी करना पड़ेगा। इसी मेन क्लॉज के ऊपर वो पूरा अपना केस लड़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो मेन फ्यूड है, इसको कोर्ट ने बोला था पहले कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को कर लीजिए, और उसके बाद काफ़ी दिन तक ये बात दब चुकी थी। तो अभी ये वापस केस आ चुका है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमेजोन वापस चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक ऑर्डर लेने गया है कि हम बाहर जा सकते हैं क्या, मतलब कि हम सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा सकते हैं क्या वापस से, क्योंकि हमारा जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का था वो फेल हो चुका है। आपको दिखेगा यहाँ पर, टॉक्स बिटवीन अमेजोन एंड फ्यूचर ग्रुप फॉर एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट हैव फेल्ड। तो ये आपको ये बात दिखेगी। आगे देखे तो फॉर अलाउइंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इन सिंगापुर टू रिज्यूम, तो इसके लिए कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को, यानी कि बेसिकली कोर्ट की पूरी काम, जो कोर्ट कचहरी का काम होता है उसके काम को रिज्यूम कराने के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर चाहिए। तो उसके लिए वो वापस से ऑर्डर लेने चले गए हैं अमेजोन जो है यहाँ पर। तो आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। ये दोनों ने आपकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट टाइप दी है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है मीटिंग्स एंड एवरीथिंग हैव टेकन प्लेस बट नो रेजोल्यूशन एट ऑल, यानी कि इन दोनों कंपनीज के बीच में कोई रेजोल्यूशन एज सच हो नहीं पा रहा है। तो इनको कोर्ट में ही कुछ प्रोसीडिंग यहाँ पे करानी पड़ेगी। ऑन ट्यूसडे अमेजोन लॉयर्स ऑल्सो रेज द इशू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज टेकिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ फ्यूचर रिटेल स्टोर्स। तो यहाँ पर इस डील के अभी पेंडिंग होने के बावजूद, यानी कि इसके लीगल केस चलने के बावजूद भी, रिलायंस ने ऑलरेडी काफ़ी सारे कुछ ऐसे स्टोर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स इन्होंने मेंशन किए हैं जिनको वो ऑलरेडी टेक ओवर करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल ही एक लीगल बात है। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अगेन अपील करेंगे, और हो सकता है सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में रिलायंस को भी सम्मन करना पड़े। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी अमेजोन और इससे हट के आपके फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे से रिलेटेड। वॉलमार्ट, आप सभी को पता होगा, वॉलमार्ट आपकी फ्लिपकार्ट जो है उसकी पेरेंट कंपनी है। अगर मैं आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार पहले ये शेयर होल्डर पैटर्न दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ पर ये शेयर होल्डर पैटर्न है। 2018 के अंदर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया था फॉर $19 मिलियन की डील थी वो, 77% ऑफ इक्विटी के लिए। उसके बाद थोड़ा सेल हुआ, थोड़ा कुछ डील हुई, उन्होंने फंडिंग रेज करी वगैरह। तो उसको सब मिला जुला के ये आज की रेट में इनका पूरा फंडिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसके अंदर वॉलमार्ट के पास इनका कंट्रोलिंग स्टेक भी है। और बेनी बंसल जो इनके सीईओ या फाउंडर हैं, उनके आपका 22.4% स्टेक है उनके पास सिर्फ। अब यहाँ पर न्यूज़ के अंदर क्या मेंशन है, न्यूज़ के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो वॉलमार्ट के सीईओ हैं, जो कि फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी भी है, डॉग मैकमिलन, तो इनका इंटरव्यू लिया गया है। तो इनके इंटरव्यू में बहुत सारी बातें पूछी गई। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप 12th पेज पर जा सकते हैं, बट यहाँ पर जो मेन हाईलाइट थी वो इन्होंने फर्स्ट पेज पे मेंशन कर दिया, जिसके अंदर ये फ्लिपकार्ट के आईपीओ की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट के आईपीओ से रिलेटेड मतलब यही है कि वो कब फ्लिपकार्ट का आईपीओ लेके आना चाहते हैं। इससे रिलेटेड एक थोड़े दिनों पहले ही बिजनेस इंसाइडर में आपका आर्टिकल भी आया था। ये आपको दिखेगा यहाँ पर जनवरी 5, 2022 जनवरी का आर्टिकल है। इसके अंदर आपको दिखेगा कि फ्लिपकार्ट आईपीओ में रिपोर्टेडली हैपन ओवरसीज इन नवंबर 2022। तो इसके अंदर 2-3 हाईलाइट्स हैं। पहली हाईलाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लिपकार्ट इज लुकिंग एट अ पॉसिबल ओवरसीज लिस्टिंग। तो यानी कि इंडिया के अंदर ये लिस्ट नहीं हो रहा होगा, ओवरसीज इसकी लिस्टिंग हो रही होगी, क्योंकि आपका ऑब्वियसली बात है वॉलमार्ट आपका यूएस की कंपनी है इसके लिए। और आगे चले तो एक और छोटी सी बात है, द कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग टू रेज अ प्री आईपीओ राउंड इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर नेक्स्ट ईयर, जो कि अभी चलने लग रहा है। तो अभी चलने लग रहा है जो क्वार्टर, उसके अंदर आपका जनवरी टू मार्च के पीरियड के अंदर, जो कि मतलब ऑलरेडी एंड होने वाला है लगभग, तो उसके अंदर फ्लिपकार्ट एक और प्री आईपीओ राउंड रेज करने की बात करते थे। तो इसी राउंड को भी रेफर करते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि फ्लिपकार्ट आईपीओ के बारे में हम अभी इतना श्योर नहीं है, और आपको दिखेगा बट नॉट रेडी, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, बट नॉट येट रेडी टू टॉक अबाउट द लिस्टिंग ऑफ इट्स पेरेंट ई कॉमर्स यूनिट फ्लिपकार्ट। तो ये आपको दिखेगा। और ये पेरेंट क्यों रेफर करें, क्योंकि फ्लिपकार्ट इज़ द पेरेंट ऑफ फ़ोनपे कंपनी। तो फ़ोनपे कंपनी के अंदर फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्ट करा हुआ है, तो इसके लिए फ्लिपकार्ट आपकी एक तरीके से फ़ोनपे की पेरेंट कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर डॉग मैकमिलन बुलिश है, यानी कि वो चाहते हैं कि फ़ोनपे के ऊपर हम फंडिंग लगाएं, फ़ोनपे के ऊपर पैसे लगाएं रादर देन फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के साथ वो 2 इश्यूज़ बताते हैं। पहला आपका इशू है जो एक ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक रिटेल सेगमेंट में रिलेटेड है। रिटेल सेगमेंट में आपका कस्टमर बेस मतलब कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी डिपेंड करती है, तो उसके लिए इकोनॉमी के हमें प्रॉस्पेक्ट्स देखने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इकोनॉमी उनको आज की डेट में वोलाटाइल, चॉपी, इनकन्सिस्टेंट ऐसी लगती है। तो इसके लिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहते। और इसके बाद दूसरा इशू एक और है इसके अंदर कि अभी आज की डेट में सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं इसके अंदर, तो हम ऐसे टाइम पे अपनी कंपनी का आईपीओ नहीं लाएंगे, इनकी स्टेटमेंट एक तरीके से।
कि जिस टाइम पे सप्लाई चेन इशूज़ चल रहे हो, यानी कि कुछ जो मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिटेल सेगमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो किसी ना किसी की सप्लाई चेन में ज़्यादा एरर्स होंगे, तो उनको रेफ़र करते हुए कह रहे होंगे, जो कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि किस टाइप के प्रोडक्ट में एरर्स चल रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इन तीनों चारों न्यूज़ के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ऑटो PLI 95 कंपनीज प्रपोज 74,850 करोड़ रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इसके अंदर। ऑटो PLI मतलब होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो PLI देने वाली थी गवर्नमेंट, यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पहले, या हम आज भी देख लेंगे। तो इसका जो कंपनी ने अप्लाई किया था उनको अप्रूवल मिल चुका है। उसके अंदर से आपको देखिएगा यहाँ पर 90 कंपनीज़ ने लगभग, या 95 यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रियल फिगर 95 है। तो 95 कंपनीज़ ने लगभग अप्लाई किया था। इसके अंदर से जो अप्रूव हुई हैं वो आपको फिगर्स दिखेंगी या कंपनीज दिखेंगी। मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बॉश, लूकस TVS, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, मदरसन सुमी, टाटा ऑटोकॉम, ओला इलेक्ट्रिक एंड टोयोटा किर्लोस्कर। तो ये आपकी वो कुछ कंपनीज़ हैं अमंग द 95 एप्लीकेंट्स जिनको अप्रूवल मिला है PLI स्कीम के अंडर। तो PLI स्कीम के अंडर मैंने आपको बताया कैसे होता है कि आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करनी होती है, एक नंबर ऑफ प्रोडक्शन करनी होती है। मतलब उससे अगर आप ऊपर करते हैं जो आपको गवर्नमेंट टारगेट देती है, तो आपको बेनिफिट मिलता है फिर गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो इनको टारगेट मिला था 42,500 करोड़ रुपीज़ का, इन सभी कंपनीज़ को सब सेक्टर्स के अंदर मिला के ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये उनको टारगेट मिला था, क्योंकि एक PLI स्कीम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए चलती है। तो ये 5 ईयर्स नेक्स्ट की स्कीम थी पूरी। इसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो भी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स मिल रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट होकर। तो इस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो 42,500 करोड़ का तो टारगेट था, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 1.5 टाइम से पूरा बढ़ा के यहाँ पर 74,850 करोड़ रुपीज़ पर पहुँचा दिया है, जो कि काफ़ी ह्यूमंगस फिगर है। और ऑब्वियसली बात है फिर ये बेनिफिट के लिए भी हो जाते हैं, मतलब बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल हो पाते हैं अगर ये इतना प्रोडक्शन एक्चुअली में करते हैं। बट अगर वो इतना प्रोडक्शन एक्चुअली में कर पाते हैं तो गवर्नमेंट फिर इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। गवर्नमेंट जो टोटल बेनिफिट देगी वो PLI इंसेंटिव्स ऑन ऑफर 25,938 करोड़ रुपीज़। तो 25,938 करोड़ रुपीज़ के आपको इनके इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। अब इंसेंटिव का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट इसको कैश देगी आकर के, बट हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको एक्सपोर्ट कराने में हेल्प कर दे, या फिर जो कंपनीज पार्ट्स इंपोर्ट करती हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे, या फिर टैक्सेस में कुछ रिडक्शन दे दे। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड ओवर 5 ईयर्स, ये मैंने बता दिया आपको। 115 कंपनीज़ ने इस स्कीम के अंदर अप्लाई किया था, उसके अंदर 95 एप्लीकेंट्स को अप्रूवल मिल चुका है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ तो मैंने यहाँ पर एक PIB का अगेन आर्टिकल ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस आर्टिकल के अंदर PIB का एक आर्टिकल है, इसके अंदर पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कैसे कैसे PLI स्कीम काम करती है बता रखा है। तो इसके अंदर एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पूरी PLI स्कीम 2 पार्ट्स में बटी हुई है, जो कि पार्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये जो ये 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर कैसे है कि यहाँ पर पहला है चैम्पियन OEM इंसेंटिव स्कीम। तो ये थोड़ी सी साइट हैंग कर रही है, पता नहीं क्यों, जो मैंने सिलेक्शन किया है वो डीसिलेक्ट नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है आपका OEM स्कीम। तो इसके अंदर आपका जो व्हीकल होता है, जो आपका मेन व्हीकल होता है, उसके ऊपर आपका इंसेंटिव मिल रहा होता है। दूसरा होता है कंपोनेंट चैम्पियन इंसेंटिव स्कीम। इसके ऊपर जो कंपनीज सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स बनाती हैं वो भी तो, उनको भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उनको यहाँ पर एक बेनिफिट मिल रहा होता है कंपोनेंट चैम्पियन इंसेंटिव स्कीम के अंदर। तो जो मेन व्हीकल होगा उसको आपको चैम्पियन OEM के अंदर मिलेगा, और जो कंपोनेंट्स बना रही होंगी कंपनीज, या फिर जो व्हीकल भी बना रही होंगी कंपनीज, उनको जो वो अदर कंपोनेंट्स हैं, अगर मान लेते हैं अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो शार्क टैंक के अंदर एक ऐसी बाइक उन्होंने बनाई थी जिसके अंदर वो गियर थोड़ी अपने आप सेट हो जाते थे। तो वो एक कंपोनेंट है, बट वो पूरी बाइक भी बनाते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है उनको कंपोनेंट के अंदर बेनिफिट मिले। और एक और जो दूसरी बात है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो इस पॉइंट के अंदर आपको दिखेगी। ये अब मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये साइट थोड़ी हैंग हो रही है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे एनी एलिजिबल प्रोडक्ट विल बी इंसेंटिवाइज्ड ओनली फॉर वंस। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगा उसको या तो कंपोनेंट के लेवल पर इंसेंटिव मिलेगा या फिर व्हीकल के लेवल पर। दोनों लेवल्स पर नहीं मिलेगा, ओनली फॉर वंस एक ही लेवल पर ये इंसेंटिव मिल रहा होगा। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ह्यूलेट फाउंडेशन इन FCRA वॉच लिस्ट। तो ह्यूलेट आपने हो सकता है नाम सुना हो, HP की फुल फॉर्म होती है ह्यूलेट पैकर्ड। तो जो HP के को फाउंडर हैं
उनकी एक डोनेशन या फिर फिलैंथ्रोपी की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ह्यूलेट फाउंडेशन। तो फिलैंथ्रोपी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। फिलैंथ्रोपी का मीनिंग होता है जैसे दान करना या पुण्य का काम करना। तो जैसे अगर आपने बिल गेट्स के बारे में सुना हो तो बिल गेट्स को बोला जाता है कि वो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो गेट्स फाउंडेशन उनकी चलती है, तो गेट्स फाउंडेशन के थ्रू वो सिमिलर अमाउंट ऑफ या सिमिलर तरीके का काम करते हैं। तो ये ह्यूलेट फाउंडेशन भी एचपी से कनेक्टेड है। इसके अंदर एचपी में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी मनी मेक करते हैं, तो उसके अंदर से कुछ पार्ट यहाँ पर इस फाउंडेशन के थ्रू डोनेशन में कर देते हैं वो। तो यहाँ पर होता क्या है कि इंडिया के अंदर हम आते हैं। इंडिया के अंदर क्योंकि ये एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को पता है एचपी बाहर की कंपनी है, तो क्योंकि एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर ऐसे डोनेशन की फॉर्म में फंड आना एक बहुत ही मतलब अच्छी बात तो है ही, बट उसके साथ ही साथ ये बहुत ही एक कॉशन करने वाली बात है। क्योंकि हो सकता है ये पैसा दरअसल टेररिज्म के लिए आ रहा हो सकता है कि ये पैसा दंगे फसाद कराने के लिए आ रहा हो, हमें कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं होती है इसके ऊपर। या फिर हो सकता है पैसा ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना जाए, तो ये क्योंकि उस फाउंडेशन को नहीं पता हमारी इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में, तो हो सकता है कि कहीं पैसा उनका वेस्ट हो जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस बनाया है यहाँ पर, FCRA लाइसेंस। FCRA लाइसेंस की फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये मतलब उनका एक्ट की फुल फॉर्म है। तो FCRA इस एक्ट के अगेंस्ट या इस एक्ट के अंदर आपको एक लाइसेंस मिलता है एनजीओ को, जो अगर लाइसेंस आपके पास है तो ही आप सिर्फ इस फंड को जो बाहर से आपको आ रहा है उसको रिसीव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अभी थोड़े दिनों पहले भी एक और न्यूज़ आई थी जिसके अंदर जो टेरेसा फाउंडेशन है उसको उनको ये लाइसेंस बेसिकली उनका मना कर दिया था। फिर थोड़ी पॉलिटिकल वो सिचुएशन बन गई थी क्योंकि वो एक वेस्ट बंगाल का एनजीओ है, तो वहाँ पर उनकी सीएम क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो उन्होंने सीएम ने पीएम को वो किया, वहाँ पर अप्रोच किया कि आपको FCRA लाइसेंस हमारा अप्रूव करा देना चाहिए। और पीएम ने एक थोड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी थी कि हम मेरे अंडर ये ऐसे नहीं आता है, डायरेक्टली मैं नहीं करा सकता हूँ, आपको पूरे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इस तरीके से कुछ ऐसा फ्यूड हो गया था। बट ये एक अलग बात है, यहाँ पर हम थोड़ी सीरियस अब इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये सब आपको बता दिया कि को फाउंडर ऑफ अमेरिकन MNC ह्यूलेट पैकर्ड फुल फॉर्म है HP के जो लैपटॉप्स आते हैं वो सब आते हैं, ये वाली जो कंपनी है HP उनके। तो इसके अंदर देखें तो हुआ क्या है यहाँ पर, अब FCRA के अंदर एक रूल बनता है PRC लिस्ट का। PRC लिस्ट के अंदर क्या होता है, प्रायर रेफरेंस कैटेगरी लिस्ट। तो इसके अंदर अगर कोई एनजीओ चले जाता है, यानी कि उनके पास FCRA का लाइसेंस पड़ा हुआ है बट फिर भी वो इस लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। इस लिस्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई फंड रिसीव करना है तो आपको MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ से आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली इसको आप ग्रे लिस्ट की तरह मान सकते हैं, जो डिफेंस वगैरह के अंदर जो डिफेंस वगैरह के अंदर ग्रे लिस्ट काम करती है, उसी तरीके से प्रायर रेफरेंस लिस्ट काम करती है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा हर बार जब भी आपको ऐसा फंड रिसीव करना होगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि ह्यूलेट फाउंडेशन को इस लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, PRC लिस्ट के अंदर। और हो सकता है इनको नोटिस नहीं मिला या कैसा था, बट इनको पता ही नहीं चला कि ये PRC लिस्ट के अंदर है। तो उसके बाद हुआ क्या कि ह्यूलेट वाली जो कंपनी है HP, उन्होंने 2 बार एक फ़ंड को ट्रांसफ़र करना चाहा, यानी कि मतलब अपने जो भी फंड इनको डोनेशन देनी है वो ट्रांसफ़र करना चाहा 2 बार 2 इंडियन नॉन प्रॉफिट्स के उसके अंदर, जो इनकी कंपनी है फाउंडेशन है उसके अंदर 2 अकाउंट्स के अंदर, बट इट कुड नॉट बी कंप्लीटेड। तो वो रिसीव ही नहीं कर पाए इसको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पर एक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी MHA से। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है इससे रिलेटेड। अब लास्ट ईयर अराउंड 10 फॉरेन डोनर्स वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो यहाँ पर 10 ऐसे फॉरेन डोनर्स थे जिनको इन लिस्ट में डाल दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी ये लाइसेंस चाहिए होता है, इंडिया में फॉरेन कंपनी से अगर आपको कोई डोनेशन लेनी होती है तो ही सिर्फ ये लाइसेंस चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ फॉरेन डोनर्स की बात की गई है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड एक इन्होंने एडिशनल फैक्ट बताया है इसके अंदर कि FCRA का जो पूरा एक्ट है वो आपका अमेंडेड होके वापस से इफेक्ट के अंदर आया सितंबर 29 को ही 2020 के अंदर। तो इसके अंदर भी हो सकता है FCRA की इस PRC लिस्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट हुए हों, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह मेंशन किया है। तो आई होप को ये पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं ET मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। और मेन न्यूज़ आज फर्स्ट पेज पर ही थी, उसके बाद बहुत ही कम ओवरऑल पूरे पेपर के अंदर आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इसके अंदर बोला गया है कि आपके मार्केट्स पे कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके मतलब बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं। तो 2 फैक्टर्स आपको हेडलाइन के अंदर भी दिखेंगे। कोविड स्केयर इन चाइना फेड मीट वे
वे मतलब होता है इम्पैक्ट करना। तो जो फेड मतलब है जो भी मीटिंग है, ये मीट को मतलब मीटिंग, तो ये जो भी मीटिंग है वो दलाल स्ट्रीट पे रेफर इम्पैक्ट करेगी। डी स्ट्रीट मतलब होता है दलाल स्ट्रीट, इसका मीनिंग होता है स्टॉक मार्केट। ये क्यों होता है मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, वैसे इसका मैं फिर से बताता हूँ एक बार कि जो दलाल स्ट्रीट है वो एक एक्चुअली में स्ट्रीट है मुंबई के अंदर, उसके ऊपर बीएससी जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बिल्डिंग बनी हुई है। जो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, इसीलिए दलाल स्ट्रीट को इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के लिए रेफर कर लिया जाता है। हालांकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अब यहाँ पर कोई ऑफलाइन ट्रेडिंग नहीं होती है। आगे चलते हैं। अब इंडियन स्टॉक इंडाइसेस एंडेड डाउन 1% ऑन ट्यूसडे। अगर मैं आपको ट्यूसडे के चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी आपका 1.23% डाउन था और सेंसेक्स आपका 1.26% लगभग डाउन था। तो दोनों ही इंडाइसेस ने अपना जो 5 दिन का लगातार इनका वो चल रहा है, एक जो पूरी स्ट्रीक चल रही थी जिसके अंदर ये इंक्रीज में ही चाह रहे थे, 1% 2% लगभग रोज गेन कर रहे थे, तो उसको इन्होंने ब्रेक करते हुए ट्यूसडे को इनके 1% का फॉल आया दोनों इंडाइसिस के अंदर, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर बहुत सारे रीज़न बताए गए। इसके अंदर आपका एक सडन रीज़न था कि चाइना के अंदर कोविड-19 का वापस से कुछ केसेस आने लगे हैं और बहुत सारा उससे रिलेटेड कुछ फियर बन गया है। इसको इन्होंने 2 बार मेंशन किया है पूरे आर्टिकल के अंदर, एक बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर मेंशन किया है कि द रीन्यूड कोविड फियर्स इन चाइना पुल डाउन द शेयर्स ऑफ ऑयल एंड गैस एंड स्टील कंपनीज। तो यहाँ पर जो मेजर फॉल रहा वो ऑयल गैस और स्टील कंपनीज के अंदर रहा, इस वाले रीजन की वजह से ऐसे इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। देयर फोकस विल शिफ्ट टू द आउटकम ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग ऑन द वेडनेसडे, यानी कि आज के दिन वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगा, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ या अपलोड हो गई होगी तो होने वाला होगा बस मार्केट ओपन, तो उसके अंदर आपको आज देखने को मिलेगा जो मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग से। यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे मतलब आज ही मीटिंग है, तो आज मीटिंग है, उसके आपका रिजल्ट्स आएगा। उसके रिजल्ट में जो ये इन्होंने जो किया होगा मीटिंग के अंदर, जो वहाँ पर उनको अपना रेट डिसाइड करना है इनको, फेडरल पॉलिसी रिजर्व रेट, तो वो कैसा रहता है, वो बात हो रही है कि इंक्रीज़ करेंगे। अगर इंक्रीज़ होता है तो स्टॉक मार्केट ज़रूर नीचे जाएगा, अगर डिक्रीज़ हो जाता है या स्टेबल रहता है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए वापस से। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सेंसेक्स एंडेड, ये आपको मैंने बता दिया, सेंसेक्स 1.26% डाउन है और निफ्टी 1.23% डाउन है। अगर आपको क्लोजिंग वैल्यू देखनी है तो आप ये 55,776 और निफ्टी की 16,663 ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो हमने कल भी इससे रिलेटेड एक बात की थी, एफपीआई इन्वेस्टर्स जितने कैसा कैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, डी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके अंदर अगेन ट्यूसडे को जो वैल्यू रही वो नेगेटिव में रही, यानी कि एफपीआई वाले लोगों ने सेल ज़्यादा किया, बाय कम किया। तो अगर हम टोटल सेल देखें तो टोटल सेल रही 1249 करोड़ रुपीज़ की ट्यूसडे को पूरे एफपीआई ने जो सेल किया इंडियन शेयर्स को। तो आई होप को पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर हमने कल की, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, तो हमने कल पढ़ा था कि एफपीआई वाले इन्वेस्टर्स ने टेक कंपनीज के अंदर कितना ऐसे वैल्यू को सेल किया है, तो हमने एक चीज़ कल पढ़ी थी। आगे देखें तो सो फार द ट्रेंड इन चाइना हैज़ बीन, मतलब बेसिकली अब मैंने जो हाईलाइट किया वो थोड़े से लेस नोन या लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या फिर रिपीटेटिव फैक्टर्स हैं। यही वाले फैक्टर्स 2-3 जो हैं इनको रिपीट करके लिखा हुआ है। इसके अंदर एक छोटा सा फैक्टर आता है आपका रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स बाय द यूएस एंड चाइना। हांगकांग की कुछ टेक कंपनीज के ऊपर यूएस और चाइना ने टेक ब्रीच मतलब डेटा उन्होंने कुछ इधर उधर सेल किया है, कुछ यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इन्होंने कुछ कंसर्न जताया था, उसकी वजह से हांगकांग के अंदर भी टेक स्टॉक्स गिर गए हैं। तो ये चीज़ हुई। मोस्ट एशियन मार्केट्स एंडेड डाउन, यानी कि कुछ एशियन मार्केट्स या मोस्ट एशियन मार्केट्स बोलना चाहिए, वो भी एंडेड डाउन हो चुके। इसको रेफर कर रहे हैं, मतलब कि जैसे इंडिया 1% गिरा है, इसी तरीके से एशिया में, जो एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर बहुत सारी और भी मार्केट्स गिरी हैं इसी तरीके से। आगे चलिए तो इसके अंदर बोला गया है कि ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट इन द लास्ट 3 वीक्स हैज़ बीन रॉयल्ड बाय द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये आप आई होप पूरा समझ गए होंगे। इसके अंदर डाउनग्रेडेड वेट ऑन इंडियन इक्विटीज़ ड्यू टू द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। तो वही हुआ कि ये जो पूरा यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ट्रिगर हो चुके हैं। अब इसके बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ऑयल प्राइसेस वापस स्टेबल हो चुके हैं। जो हमने क्रूड का प्राइस देखा था 139 पर, वो अब वापस से $100 पर बैरल आ चुका है, जो कि काफ़ी एक स्टेबल वैल्यू इसके अंदर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको देखना है। इसके अंदर ये नेक्स्ट पेज के ऊपर एक मेन हेडलाइन वाली न्यूज़ है, ये आपको यहाँ पर दिखेगा। क्रूड ऑयल फॉल्स टू 100 इज इन्फ्लेशनरी वरीज, आपको दिखेगा यहाँ पर कि 139 डॉलर्स पर बैरल था पहले और $100 पर बैरल हो गया। इस पूरे पेज के ऊपर यही एक मेन न्यूज़ है। बाकी इसके अंदर बता रखा है इंडिया के अंदर कितना फॉल रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं है, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आज की बस लास्ट ही या सेकंड न्यूज़ हो गई है, इसके अंदर कवर करेंगे। इकोनॉमी वेल प्रिपेयर टू टेक
एनी एक्सटर्नल शॉक सेज फिनमिन। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने वापस एक स्टेटमेंट दी है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अपने आप में ये। इसको मतलब अब अगर समझेंगे भी डेप्थ में तो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बट आपको फिर समझ में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो एक तरीके से लूप वाली स्टेटमेंट इन्होंने दी है। इसके अंदर आपको दिखेगा, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि मंथली सर्वे जब आई थी तो मंथली सर्वे के अंदर बोला गया कि इंडिया कंपनी के इंडिया कंट्री के पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं आज की डेट में कि वो कोई भी ऐसा फॉरेन या एक्सटर्नल रिजर्व को एक्सटर्नल शॉक को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसा बोला गया उन्होंने। तो इसी लाइन को कोट करते हुए फिनमिन ने वापस से ये लाइन स्टेट कर दी थी, इकोनॉमी वेल प्रिपेयर टू टेक एनी एक्सटर्नल शॉक। तो पूरी इकोनॉमी, यहाँ पर उन्होंने बोला था सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड, यहाँ पर इन्होंने इनको पूरी इकोनॉमी को रेफर कर दिया, जिसके अंदर बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि बिना उन्होंने कोई डेटा के यहाँ पर ये पूरी स्टेटमेंट कोट कर दिया। तो इसके अंदर देखें तो बोला गया है कि इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स टू फाइनेंस ओवर 12 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स। तो यानी कि आज की डेट में हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है कि हम अगले अपने 12 महीने के इम्पोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। आगे चले तो यहाँ पर बट वॉन्ट्स दैट हाई कमोडिटी प्राइसेस पोज अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन आउटलुक। यानी कि अगर कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। जो कि कोई मतलब ऑब्वियसली बात है, सेंस बनाता है स्टेटमेंट, बट इससे कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है प्राइसेस का बढ़ना। तो यहाँ पर इन्होंने उल्टा बस इस स्टेटमेंट को बोल दिया है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट है। टू अब्जॉर्ब एनी अपकमिंग एक्सटर्नल शॉक इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आउटफ्लो इंड्यूस्ड बाय एन अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली हुआ ये है कि अनसर्टेन जो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है, यानी कि पहली बात इसमें है यूक्रेन का जो क्राइसिस है, दूसरी बात इसमें है जो यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग है, तीसरी बात है जो चाइना आपके हांगकांग वगैरह के साथ आज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने नहीं सुना है तो चाइना, ताइवान और जो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं हांगकांग से रिलेटेड, थाईलैंड से रिलेटेड, तो इन सब के इन्वेजन की भी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। अगर आपको एक चैनल पता हो SOCH, सोच बाय मोहक मंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SOCH, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग और एनालाइज करते हुए पूरी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, चाइना कहाँ कहाँ इन्वेजन कर सकता है। तो ये सभी फैक्टर्स को रेफर करते हुए इन्होंने ये पूरा एक्सटर्नल शॉक जो होगा कैपिटल आउटफ्लो का, कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है? कैपिटल आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना, हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें पैसा आउटफ्लो करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। आगे चले तो इट वांट हाई एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस मे पोज अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन आउटलुक। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर हाई कमोडिटी प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस रहेंगे, एनर्जी प्राइसेस मतलब ऑयल वगैरह के प्राइसेस, अगर ये सब हाई रहेंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी नियर मीडियम टर्म के अंदर। तो ये चीज़ इन्होंने रेफर की है। फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर 2022 टू 2023 RBI हैज़ प्रोजेक्टेड CPI इन्फ्लेशन एट 4.5%। तो यहाँ पर CPI इन्फ्लेशन को 4.5% पे टैग करते हुए इन्होंने ये कहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अगर मैं आपको अभी की बताऊँ तो अभी मंथली बेसिस पे लगभग 6.09% पर फरवरी की रही थी इन्फ्लेशन, जो कि अगर 4.5% पे ड्रॉप हो जाती है, जो काफ़ी अनलाइकली लग रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव फिगर हो जाएगी अपने आप में। हाइक इन एनर्जी एंड मेटल प्राइसेस वारंट्स कंटिन्यूड विजिल और इन्फ्लेशन। तो ये भी अगेन सेम स्टेटमेंट है। तो लास्ट स्टेटमेंट इस आर्टिकल के अंदर है, केपेक्स इंक्रीज 22% ईयर ऑन ईयर अप्रैल 2021 टू 2022 जनवरी to 4.44 lakh करोड़ compared to 3.6 लाख करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। तो ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें इसी सेम पीरियड के अंदर, अप्रैल टू जनवरी वाले पीरियड के अंदर, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 22% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो ये काफ़ी अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट है। और अगर हमें और कैपिटल इन्फ्यूज़ करनी पड़ती है तो अगर आपको दिखेगा कि हमारे जो इम्पोर्ट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अगर हम 12 मंथ के इम्पोर्ट को हम अगर फाइनेंस कर सकते हैं तो उसके बाद क्या, अगर हम वहाँ पे स्टेबलाइज नहीं कर पाए इकोनॉमी को, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और ग्लोबल क्राइसिस इंडिया के अंदर हो सकता है। अगर ये बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट में कहूँ तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। इरेगुलरिटीज़ इन अपॉइंटमेंट ऑफ NSE चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको कल इससे रिलेटेड काफ़ी बैकग्राउंड दिया था। चित्रा रामाकृष्णा ये हैं, ये बेसिकली NSE, अगर आपको पता होगा, NSE आपको पता ही होना चाहिए, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑलमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज है आज की डेट में। तो इसका बेसिकली इनके MD और CEO जो आज की डेट में चल रहे हैं उससे पहले वाले को रेफर करते हुए कह रहे हैं, उससे पहले जो MD और CEO थी इनकी, वो थी चित्रा रामाकृष्णा। तो ये एक पोटेंशियल स्कैम में इन्वॉल्व थी। पोटेंशियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये प्रूव नहीं हो पाया। तो इसके लिए इनका स्कैम का नाम है NSE कोलोकेशन स्कैंडल। अगर आप चाहें तो उसको गूगल भी कर सकते हैं।
तो इनका ये एमडी और सीईओ बनी थी 2013 के अंदर, और 2016 के अंदर इनको निकाल दिया गया, या कह सकते हैं इन्होंने छोड़ दिया। तो उसके बाद ये काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी इनके स्कैंडल से रिलेटेड, और जो अभी सीईओ चल रहे थे उन्होंने भी ऐसे 3-4 साल में पूरा इस मतलब एनएससी का जो ये पद है एमडी सीईओ का, ये उन्होंने भी छोड़ दिया है इसी की वजह से। तो इस सब उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी लग रही है। इनके अलावा एक और पर्सन है आनंद सुब्रमण्यम, जिनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, जो कि करंटली ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर मतलब जैसे अगर आपने COO सुना हो, COO मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इसी तरीके से ये आपके आनंद सुब्रमण्यम एनएससी में ही काम करते थे COO की पोस्ट पे। तो ये था इसकी वजह से। अब इन दोनों के बीच में जो स्कैंडल हुआ उससे अलग हट के यहाँ पर इस न्यूज़ के अंदर बात करें, इसके अंदर बोला गया है कि जो चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र होता है, ये भी एक पोस्ट है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO, इसी तरीके से ये भी एक पोस्ट है चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र CSA। हालांकि ये बहुत ही लेसर नोन पोस्ट है और मैंने भी इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना था। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि इरेगुलरिटीज़ है इनके अपॉइंट करने में। यानी कि आप सभी समझते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो गवर्नमेंट बॉडी के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना, ये एक तरीके से गवर्नमेंट में ही जाना हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट पूरी प्रोसीजर बना के रखती है, या कम से कम एनएससी वालों ने अपने कुछ प्रोसीजर इसके अंदर बना के रखे होंगे कि किस तरीके से, किस प्रोसेस से आपका ये एडवाइज़र या चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र पूरा अपॉइंट होगा। तो ऐसा जो पूरा प्रोसेस था वो इन्होंने फॉलो नहीं किया, और इरेगुलरिटीज़ उस प्रोसेस के अंदर देखने को मिली। यानी कि कुछ स्टेप्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया, कुछ हो सकता है कोई बैकग्राउंड चेक का रिक्वायरमेंट हो वो उन्होंने ना कराया हो। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन किया जो इस गवर्नमेंट ने मेंशन किया इनके केस से रिलेटेड। तो इरेगुलरिटीज़ वर ऑब्जर्व्ड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर इन द एनएससी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फॉर्मर मतलब पुरानी वाली एमडी और सीईओ के केस में, एंड दैट द अपॉइंटमेंट वाज मेड विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। तो यहाँ पर ड्यू प्रोसेस जो थी उसको पूरा किए बिना ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में चित्रा रामाकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम जो 2 लोग थे जो इस पूरे स्कैंडल में पोटेंशियली इन्वॉल्व थे। मैं यहाँ पर पोटेंशियली बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये प्रूव नहीं हो पाया कुछ भी। तो इसके अंदर ये आज की डेट में CBI की कस्टडी में है, और चित्रा रामाकृष्णा तो तिहाड़ वाले उसके अंदर डिमांडेड हैं अभी वापस से। तो इसके लिए यहाँ पर है, और हालांकि इन्होंने बेल का फाइल कर दिया, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये अप्रूव हो पाएगी। इनकी एक और न्यूज़ आ चुकी है, इसके बाद तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। अगर आपको फॉरेक्स रिजर्व से एक स्टेटमेंट देखनी हो तो एक और एडिशनल स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 631.92 बिलियन पर पहुँच गए हैं, जो कि हमने थोड़े दिनों पहले भी देखा था। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो ऑल टाइम हाई रह चुका है 642 बिलियन का, इससे काफ़ी दूर नहीं है। ऐसा इस स्टेटमेंट के अंदर रेफर किया गया था, NDTV प्रॉफिट की ये स्टेटमेंट है। और अगर आपको देखना है कि ऑल टाइम हाई कब था, तो ऑल टाइम हाई आपका 642 बिलियन का जो हाई था सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर आज तक, वो September 3, 2021 को ही टच हुआ था। तो कि ज़्यादा टाइम पीरियड भी इसमें एस्केप नहीं हुआ है बीच में, तो हम ऑलमोस्ट स्टेबल चल रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के केस में। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगेन मिंट का एनालिसिस आप जरूर से फॉलो कर लें जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।